Resilience Law Academy. Last class we were discussing about the pre-summoning and post-summoning stages. Post-summoning में मैंने आपको बताया था कि जो pre-summoning वाले एविडेंसेस होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं. Why? Because there was no cross. There was no cross in pre-summoning stage. क्योंकि कंप्लेंट है, कंप्लेंट के ऊपर एग्जामिनेशन होता है और जब कंप्लेंट फाइल होती है तो ऑन द स्पॉट मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले लेते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट होती है, उसके बाद विटनेसेस की एग्जामिनेशन होती है, पैरूजल होता है कंप्लेंट का, अच्छी तरह से पढ़ा जाता है उसको. क्रॉस तो नहीं हुई ना. क्रॉस तो नेचुरली कौन करेगा? ड्रॉअर करेगा, अक्यूज्ड करेगा, और वो तब करेगा एज एंड व्हेन ही विल अपीयर इन द कोर्ट. और वो अपीयर कब होगा? जब उसके अगेंस्ट समन्स इशू हो जाते हैं. तो दैट इज आफ्टर द समनिंग procedure, after the issue of the summons he will appear in the court, and then onwards he will do the cross examination of the complainant witnesses and all those documents which are supported along with the complaint. ठीक है, तो क्रॉस नहीं होता प्री समनिंग स्टेज के ऊपर. फिर अनदर थिंग हमने इसी में क्या किया था कि बैंक्स ने ये पुट फोर्थ की कंटेंशन दैट सेक्शन 139, 140 एंड 146 ये तो प्रिजम्पशन देते हैं हमारे फेवर में. दे गिव्स प्रिजम्पशन इन आवर फेवर. हमने उस दिन रीड भी किया था. हम एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कर रहे हैं. अभी तो आपको मे भी समझ नहीं आएगा क्योंकि हम इन द मिड ऑफ द सब्जेक्ट है. चलो फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ. देखो, आपको पता है कि जो क्रिमिनल केस होता है 138 का केस इज अ क्रिमिनल केस. क्रिमिनल में क्या होता है? इसकी कंप्लेंट फाइल होती है अंडर सेक्शन 200 ऑफ द सीआरपीसी. कंप्लेंट के बाद क्या करते हैं? व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर द कंप्लेंट? आपने सुविधा सेंटर में जाके कंप्लेंट लगा दी. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? केस फाइल हो गया, वो असाइन हो जाता है कोर्ट में, रिस्पेक्टिव कोर्ट में. उसके बाद क्या होता है? मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? सबसे पहले उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हैं. कॉग्निजेंस क्या होता है? टू टेक लीगल नोटिस ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. मीन्स वेन एवर द मैजिस्ट्रेट विल बी अप्लाइंग हिज माइंड कि क्या फर्दर प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर केस में और नॉट. इफ ही थिंक्स दैट दीज आर रिक्वायर्ड, एक्चुअली दे आर रिक्वायर्ड, फिर वो आगे कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन करते हैं, उनके विटनेस की एग्जामिनेशन करते हैं, कंप्लेंट को अच्छी तरह से रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं. क्यों करते हैं? ताकि अक्यूज्ड को हम समन भेजें, वो अपीयर हो. नेचुरली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या रिक्वायर करते हैं कि दोनों पार्टीज को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए. ये कब मिलेगा? जब मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद कॉग्निजेंस ले लेंगे. अब कॉग्निजेंस का माइंड यू कोई भी फॉर्मल ऑर्डर नहीं होता. ये हमको इम्प्लाइड रेफरेंस में एज अ कंडक्ट पता करना पड़ता है कि कैसे कॉग्निजेंस लिया. whenever he will issue, magistrate will issue the process, that is he will either issue the summons or he will issue the warrant. the moment आपने उसी टाइम समझ लेना कि मैजिस्ट्रेट सामने कॉग्निजेंस ले ली. it means according to the magistrate he believes that further proceedings are must in this case. फिर अक्यूज्ड हाजिर होगा, क्या करेगा? उसके बाद क्रॉस करेगा वो सबसे पहले. तो प्री समनिंग स्टेज पे, प्री मींस बिफोर द समनिंग, क्या होता है? कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन होती है, उसके विटनेसेस की एग्जामिनेशन होती है, कंप्लेंट की एग्जामिनेशन होती है. क्या उस पर्टिकुलर स्टेज पे क्रॉस होता है? नहीं होता. वो कब होगा? आफ्टर द समन्स विल बी इशू टू द अक्यूज्ड एंड व्हेनेवर ही विल अपीयर टू द कोर्ट, तभी तो वो करेगा क्रॉस. और एविडेंस तभी कंप्लीट होता है जब वो क्रॉस हो जाए और क्रॉस को सस्टेन कर जाए. अदरवाइज वो तो डिसप्रूव है. फाइनल जजमेंट के टाइम पे उसको कोर्ट स्ट्रेट अभी डिसरिगार्ड कर देती है, डिस्कार्ड कर देती है. जजमेंट विल नॉट बी बेस्ड ऑन दैट एविडेंस ऑफ व्हाट द क्रॉस हैज नॉट बीन डन, जिसका क्रॉस नहीं होता. अब हम पढ़ रहे हैं चेक डिसऑनर का केस. इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ा था सेक्शन 139, 140 एंड 146 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. 139 ऑफ सेक्शन ये कहता है जब भी चेक डिसऑनर होगा
तो कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम, मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये जो चेक डिसऑनर हुआ है ना, जो ड्रॉवर है दैट इज चेक इशू करने वाला जो है, उसने कोई डेट लिया था, वो डेट उससे पूरा नहीं हो पाया, उसकी कोई लायबिलिटी थी, इस करके जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। 140 क्या कहता है कि जो ड्रॉवर है दैट इज जो अक्यूज्ड है चेक बाउंस के केस में, वो कोर्ट में आके ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि चेक डिसऑनर हो जाएगा, I was having little knowledge or no knowledge of this fact कि that the check will dishonor whenever it will be deposited in the bank। ये डिफेंस वो नहीं ले सकता। और 146 क्या कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कि जब चेक डिसऑनर हो गया, बैंक ने आपको बैंक मेमो भेज दिया। बैंक मेमो बेसिकली एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रीजंस बताए होते हैं व्हाई द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। कभी कभी वो अनक्लियर भी होता है, तो उसके लिए कोर्ट में से कोर्ट जो है, जो कंप्लेनेंट है दैट इज द पेई, जो चेक डिपॉजिट करता है, वो बैंक में से किसी विटनेस को बुला लेता है कि बताने के लिए कि बताइए क्यों ये डिसऑनर हुआ। ये तब जब जो बैंक मेमो है वो अनक्लियर हो, लेकिन नॉर्मल केसेस में बैंक मेमो इज वेरी वेरी क्लियर। फॉर एग्जांपल इनसफिशिएंट फंड्स थे, फंड्स ही नहीं थे उसके बैंक अकाउंट में, इस करके जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। अब 146 ये कहता है कि जब जो भी इंफॉर्मेशन बैंक से आ रही है इन द फॉर्म ऑफ बैंक मेमो वो बिल्कुल सही होगी। अब नॉर्मल प्रोसेस में आप थोड़ा समझो क्या होता है। कंप्लेंट के बाद कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, अक्यूज्ड भी अपीयर हो गया, देन ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल किस स्टेज से स्टार्ट होता है? व्हेन द कोर्ट फ्रेम्स चार्ज। व्हेनेवर द मोमेंट कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया, उसी पर्टिकुलर स्टेप से ट्रायल आप मान लो कि स्टार्ट हो गया। ट्रायल में सबसे पहले क्या होता है, जो कंप्लेनेंट है दैट इज द प्रोसिक्यूशन, वो अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा, प्रूफ भी करेगा, उसके बाद उसके एविडेंसेस क्लोज होंगे, देन 313 की एग्जामिनेशन होगी अक्यूज्ड की, उसको बुलाया जाता है कि हाँ प्रोसिक्यूशन साहब ने, पीपी साहब ने आपके फेवर में इतने इतने एविडेंसेस प्रोड्यूस कर दिए, आपको क्या कहना है। नाउ ही विल से आई वांट टू डिस्प्रूव दोस एविडेंसेस, मैं अपने फेवर में डिफेंस देना चाहता हूँ। ये होता है नॉर्मल प्रोसीजर। तो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है? प्रोसिक्यूशन पे, क्योंकि वो ड्रॉअर को दैट इज अक्यूज्ड को कोर्ट में लेकर गया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रायल टिल द जजमेंट पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर लाई करेगा कि उसको प्रूव करना है ये चीज कि हाँ अक्यूज्ड की नेग्लिजेंस की वजह से या व्हाटएवर विल बी द रीजंस, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स थे, इस वजह से जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, और उसके फेवर में वो अलग अलग तरह के एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा। ही विल प्रोड्यूस द बैंक मेमो, ही विल प्रोड्यूस द विटनेसेस, अगर कोई और उसके फेवर में एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज द रेगुलर प्रोसेस, ये होता है कोर्ट में। अब एक केस आया था, उसमें ये कहा गया कि ये जो कंप्लेनेंट है इसने तो कंप्लेंट स्टेज पे ही अपनी सारी बातें बोल दी, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन भी हो गया, वही तो ट्रायल में भी होना है। जब इसने कंप्लेंट फाइल की, मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया, तो क्या उस टाइम पे कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था? ऑफ कोर्स हुआ था। आप वही कह रहे हो कि ट्रायल जब स्टार्ट होगा दैट इज जब चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद भी कंप्लेनेंट साहब का एग्जामिनेशन होगा। ये तो रिपीट कर रहे हो आप बातें। व्हाट वाज ऑलरेडी डन इन द प्री समनिंग स्टेज, आप उसको रिपीट कर रहे हो एट द ट्रायल स्टेज, दैट इज आफ्टर द पोस्ट समनिंग स्टेज। प्री समनिंग में जदों कंप्लेंट फाइल होंदी है तो कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन भी होंदा है, जदों ट्रायल स्टार्ट होंदा है उदों फिर होंदा है एग्जामिनेशन, क्योंकि वही तो विटनेस है सब तो वड्डा। वो फिर बैंक से कहते कि अल्टीमेटली ये तो रिपीट कर रहे हो तुसी, सानू रिपीट करने की लोड़ ही की है। वाई? बिकॉज सेक्शन 139, 140 एंड 146 ये तो हमारे फेवर में प्रिजम्पशंस दे रहे हैं। 139 क्या कहता है कि जो भी चेक डिसऑनर हुआ है आप ये मान के चलो कि उसने कोई डेट लिया होगा इसीलिए डिसऑनर हुआ है। तो ये बात आप जरा कॉमन प्रूडेंस से कॉमन मैन की तरह सोचो, किसके फेवर में जा रही है? कंप्लेनेंट के फेवर में जा रही है। जब कोर्ट ने ये मानना, ये लॉ ही उसको कह रहा है कि आप ऐसे मानो कि चेक जो है इसी वजह से डिसऑनर हुआ है क्योंकि इसने कोई डेट लिया होगा, कोई लोन लिया होगा, तो नेचुरली इसको ये चीज जो कंप्लेनेंट है ये प्रूफ करने की जरूरत ही क्या है? देयर इज नो नीड। तो 139 इसके फेवर में जा रहा है। 140 क्या कहता है कि आप ये डिफेंस नहीं ले सकते, अक्यूज्ड ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि जब चेक डिसऑनर हुआ तो वो डिसऑनर हो जाएगा। तो ये भी बात हमारे फेवर में जा रही है, हमको कुछ ज़्यादा प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोर्ट को तो ये मानना है। और 146 क्या कहता है कि वट एवर इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड इन द बैंक मेमो दैट इज ट्रू। तो हमको बैंक मेमो भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी मैंडेटरी प्रिजम्पशन है। तो ये तीनों तो हमारे बेनिफिट के लिए ही हैं, तो हम क्यों सारी चीजें रिपीट करें?
हम बर्डन ऑफ प्रूफ अपने ऊपर क्यों लेकर आए जब लॉ ही हमको कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ 139, 140 एंड 146 कि आपने ये फॉलोइंग आर द प्रिजम्पशंस व्हिच यू हैव टू टेक। बैंक्स ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कंटेंशन रखा इन अ लैंडमार्क जजमेंट, वो मैं आपको लिखवाऊंगा अभी डिक्टेशन में, फॉलो करके इतनी सी बात। अब उन्होंने कहा प्री समनिंग वाली जो एग्जामिनेशन होती थी कंप्लेनेंट की वो हम दोबारा रिपीट यहां पे नहीं करेंगे। वाई 139, 140 एंड 146 ऑलरेडी हमको बेनिफिट दे रहे हैं, तो हम करें क्या, व्हाट वी शुड डू, रादर हम अक्यूज्ड को कहेंगे कि आप ये सारी जो प्रिजम्पशंस हमारे फेवर में रेज हो गई हैं कंप्लेनेंट के फेवर में, आप इनको रिबट करो। वाई, बिकॉज शैल प्रिज्यूम इज ऑल्सो रिबटेबल। वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता कि आप उस पर एविडेंस नहीं दे सकते, आप इनको डिस्प्रूव कर सकते हो बाय गिविंग योर एविडेंसेस। तो हम क्यों ना जब चार्ज फ्रेम हो अक्यूज के ऊपर बर्डन डालें, दैट इज ड्रॉअर के ऊपर बर्डन डालें, वो एविडेंसेस दे कि हाँ आपने किसी और पर्पस के लिए लोन लिया था, डेट के लिए नहीं लिया था, 139 की रिबट हो गई। आप ये भी एविडेंस दोगे कि हाँ मेरे को पता ही नहीं था कि एक्चुअली डिसऑनर होगा चेक के, नहीं 140 जो कि ये कहता है, आपने उसके अगेंस्ट कोई चीज प्रूव करनी है वो भी आप कर सकते हो। 146 क्या कहता है कि आप बैंक मेमो को सही मानो, आप वो भी डिस्प्रूव कर सकते हो कि उसमें कोई झोल हुआ था, कोई धांधली हुई थी, मेरी वो बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी, दैट देयर वाज इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तो आपके ऊपर ये बर्डन लाई करेगा रादर देन कि हमारे ऊपर ये बर्डन लाई करे। रेगुलर प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, इनिशियली कंप्लेनेंट जो है उसको अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करना होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रायल टिल द जजमेंट तक। बट सर चेक तो इंटेंशनली दे रहा है बंदा। हाँ, सो व्हाट, इंटेंशनली दे रहे हैं तो फिर डिसऑनर मतलब हो गया चेक, तो फिर उसको कैसे प्रूव करेगा कि मेरी इंटेंशन ही नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा? अपने एविडेंसेस से प्रूव करेगा वो, जैसे भी कि एक्चुअली में मेरे को पता ही नहीं था कि हो सकता है कि उसके अकाउंट से कोई फ्रॉड वगैरह कमिट हो गया हो, साइबर क्राइम हो गया हो। फिर सर मतलब बैंक्स को भी पार्टी बना के, बैंक्स तो बनेंगे नेसेसरी पार्टी, इन द सेंस उनको भी प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा उसके साथ हो गया, बैंकरप्ट हो गया या फिर फ्रॉड हो गया। वो ऑल दीज थिंग्स का बर्डन जो है अक्यूज्ड के ऊपर लाई करेगा। अब प्रिजम्पशन ये क्या कहती है 140 की, वो ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरे को पता नहीं था कि जब आप चेक डिपॉजिट कराओगे तो वो डिसऑनर कर जाएगा। आपने इस चीज को तोड़ना है, वो आप कैसे भी करके तोड़ो। बैंक से क्या मेमो आता है कि आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स थे, लेकिन ये कह सकता है अक्यूज्ड ड्रॉअर दैट इज चेक इशू करने वाला कि जी मेरे तो बिल्कुल सम जो फंड्स थे वो पूरे प्रॉपर थे, पूरे अप टू द लिमिट थे। तो फिर ये कहेंगे कंप्लेनेंट दैट इज पेएबल से कि बैंक से फिर कैसे आ गया कि बैंक मेमो जो है उसमें लिखा है इनसफिशिएंट फंड्स है, तो ये यहाँ पे ये प्रूफ करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फ्रॉड कमिट हो गया, जो बात लॉ कह रहा है आपने उसके रिवर्स कोई चीज जो है वो प्रूव करनी है, लेकिन ऑल दोस थिंग्स विल बी प्रूव्ड बाय यू ओनली। वो हम नहीं प्रूव करेंगे, दैट इज कंप्लेनेंट पार्टी विल नॉट प्रूव, ये आप प्रूव करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चार्ज फ्रेमिंग, जब ट्रायल स्टार्ट होगा। नहीं तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, कंप्लेनेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, चार्ज से लेके जजमेंट तक हर पॉइंट पे उसको डिस्चार्ज करना अपना बर्डन कि यस ये अक्यूज्ड ने ही क्राइम कमिट किया था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 139, 140 एंड 146 ऑलरेडी उसको फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा है स्टार्टिंग में, अक्यूज्ड के ऊपर, कि वो प्रूव करे कि मैंने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने ये सारी चीजें मान लेनी है, ये प्रिज्यूम कर लेनी है, लेकिन दीज प्रिजम्पशंस आर रिबटेबल प्रिजम्पशंस। रिबट मींस चैलेंज, आप इनको डिस्प्रूव कर सकते हो बाय गिविंग योर एविडेंसेस। अब अक्यूज्ड जो है वो अपने एविडेंसेस देगा इन प्रिजम्पशंस को तोड़ने के लिए कि हाँ कोई साइबर क्राइम कमिट हुआ था, मेरी वाकई में इंटेंशन नहीं थी, चेक डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, बैंक मेमो कुछ गलत बोल रहा है, अपना विटनेस लेके आए कोर्ट में। या फिर 139 क्या कहता है कि मैंने डेट के लिए जो है लोन लिया था, ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा। वो ये कह सकता है कि नहीं मैंने कोई सोशल कॉज के लिए जो है चेक दिया था, कोई एनजीओ वगैरह को दिया था। तो ये सारी चीजें वो अपने फेवर में बाय गिविंग द एविडेंसेस जो है वो प्रूव करेगा अक्यूज्ड पर्सन। अब इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ओनस क्लॉज। कि स्टार्टिंग में जो बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मल लॉ क्या कहता है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का कि कंप्लेनेंट के ऊपर लाई करेगा, लेकिन हम यहां पे कंप्लेनेंट के ऊपर नहीं लाई करवा रहे, हम यहां पे अक्यूज्ड को पहले लेके आ रहे हैं विटनेस बॉक्स में कि आप अपने फेवर में डिस्प्रूव करो ये सारी प्रिजम्पशंस को। तो हमने जो नॉर्मल ओनस ऑफ प्रूफ जो कंप्लेनेंट पे रहता है उसको रिवर्स कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ओनस क्लॉज।
एक होता है देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, एक होता है ओनस ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी शिफ्ट नहीं होता, वो हमेशा उसी पार्टी के ऊपर रहता है जो कोर्ट में केस लेकर गया। मान लो विक्टिम है, वो लेकर गया तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। कंप्लेनेंट है चेक बाउंस के केस में तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता, इट नेवर शिफ्ट्स। लेकिन जो ओनस ऑफ प्रूफ है इट कैन शिफ्ट। ये शिफ्ट होता है, ये अक्यूज के ऊपर भी लाई करता है, कंप्लेनेंट के ऊपर भी लाई करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन कौन से एविडेंसेस लेके आ रहे हैं। सर रिवर्स ओनस क्लॉज है, ये भी शिफ्ट होगा? रिवर्स ऑनस क्लोज क्या क्या मतलब है? कि अक्यूज के ऊपर होगा? अक्यूज के ऊपर होगा बर्डन, ये भी शिफ्ट नहीं होगा? ये भी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? यस सर। अब होता क्या नॉर्मली, व्हाट हैपेंस इज जब समन्स इशू होते हैं, व्हेन समन्स आर इशूड, अक्यूज्ड उनको रिसीव करेगा। अक्यूज्ड लेट सपोज कि अपीयर भी हो गया कोर्ट में, ही विल अपीयर इन द कोर्ट, कोर्ट में अपीयर होके ही विल टेक द बेल। व्हाई? बिकॉज जो 138 का ऑफेंस है दैट इज अ बेलेबल ऑफेंस। यस। ये कैसे आपको पता लगा इट इज बेलेबल ऑफेंस? बिकॉज़ सर सेक्शन में लिखा हुआ है। नो, सेक्शन में तो लिखा ही नहीं 138 में। और बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? जिसमें आपका बेल लेना एज अ मैटर ऑफ राइट होता है, यस सर। वो मिलनी मिलनी है आपको यस बेल। सर। नॉन बेलेबल में इट इज डिस्क्रिशन, यस। कि दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, लेकिन ये तो बेलेबल है, यहाँ पे इट इज अ मैटर ऑफ राइट, उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये हमको कैसे पता लगा? 2 years इम्प्रिजनमेंट से। सजा कितनी है? अप टू 2 years। तो 2 years के मैटर के लिए इम्प्रिजनमेंट जो है 2 years, वो क्राइटेरिया होता है बेल देने का। जिसमें मतलब मैक्सिमम 2 साल की सजा है, तो मतलब उसमें मैटर ऑफ राइट है बेल। यस, उसमें बेल मिलेगी, दैट इज अ बेलेबल ऑफेंस। ठीक है सर। अगर 2 साल से ज्यादा हुई तो फिर नॉन बेलेबल है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ओके सर। इसके बाद क्या होगा? ही हैज बीन ग्रांटेड बेल, उसको लेट सपोज की बेल मिल गई। आफ्टर दैट क्या होगा? बेल वो फिर ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलेगा। वेरी गुड। ट्रायल में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, चार्ज फ्रेमिंग। यस। लेकिन माइंड यू 138 का ट्रायल जो है वो रेगुलर ट्रायल नहीं होता, दैट इज अ समरी ट्रायल। ओके सर। समरी ट्रायल में हम चार्ज वर्ड यूज नहीं करते, रादर वी यूज द वर्ड नोटिस। हम नोटिस वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि सीआरपीसी या बीएनएसएस ऐसा कहता है आपको कि आप फॉर्मल चार्ज समरी ट्रायल और समन्स ट्रायल में फ्रेम नहीं करोगे। फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती। फिर क्या होगा? हमने उसको बताना तो है कि आपके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस का चार्ज लगा, यू आर अलेज्ड टू हैव कमिटेड दीज ऑफेंसेस, आपके ऊपर ये ऑफेंस कमिट करने के एलिगेशंस है। इसको हम कहते हैं नोटिस। नोटिस बेसिकली मीन्स टू गिव द नॉलेज दैट यू हैव कमिटेड दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। वो भी सर समन्स के थ्रू जाएगा? नो, वो जब वो अपीयर होगा कोर्ट में Yes, yes. तब उसको बताया जाएगा, रादर इसके ऊपर प्रॉपर हियरिंग होगी। उसको सर पता तो लीगल नोटिस की तरफ से पता लगेगा कि उसको किसने ये नोटिस ये एक होता है समन्स। Yes. समन्स मीन्स आपको बुलाया, समन किया, टू कॉल इन द कोर्ट। नेक्स्ट स्टेज इज नोटिस। नोटिस मतलब नॉलेज देना कि आपको क्यों बुलाया। वो इसलिए बुलाया कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस है कि आपने 138 का ऑफेंस कमिट किया, हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल आ गया आपके अगेंस्ट। ठीक है, हम इसको यहाँ पे चार्ज ना बोल के नोटिस बोलते हैं, ये भी चार्ज ही, इट इज इक्वल टू चार्ज ओनली, बट वी आर नॉट टर्मिंग इट एज चार्ज। टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। वाई? बिकॉज सीआरपीसी हमको ऐसा कहता है कि आपने चार्ज वर्ड नहीं लिखना, नोटिस कहेंगे हम इसको। और नोटिस तो देना जरूरी है। वाई? बिकॉज वी फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टा, राइट टू हर्ड टू बी गिवन टू बोथ द पार्टीज। तो जब उसको पता ही नहीं होगा कि मेरे अगेंस्ट क्या क्या एलिगेशंस है, वो अपने फेवर में डिफेंस कैसे देगा? दैट इज वाई उसको हम क्या कहते हैं? नोटिस देगा। एक नॉलेज की तरह होता है कि आपका चेक जो है बाउंस हो गया। नोटिस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दैट इज प्ली ऑफ गिल्ट।
प्ली ऑफ गिल्ट क्या होता है? आई थिंक सो बेल। नो, प्ली ऑफ गिल्ट होता है चार्ज फ्रेमिंग की जब डेट होती है ना, हियरिंग होती है उसके ऊपर, तो कोर्ट प्ली ऑफ गिल्ट लेती होती है। प्ली ऑफ गिल्ट मीन्स आप क्या ये मानते हो कि आपने ये ऑफेंस कमिट की। इफ ही सेज यस तो उसका देयर एंड देन कन्विक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो एज अ नॉर्मल रूल नहीं करते, उसके ऊपर बहुत गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की। इफ ही सेज नो आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, फिर उसका क्या होगा, रेगुलर ट्रायल स्टार्ट होगा। दैट इज उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, आप साबित करो अपने फेवर में एविडेंस देके, फिर आपके एविडेंसेस क्लोज होंगे, फिर 313 का एग्जामिनेशन होगा, देन आफ्टर ऑन अक्यूज्ड की टर्न आएगी। तो प्ली ऑफ गिल्ट मीन्स वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट। सर ऐसे मतलब ऑन द स्पॉट ही जजेस बोलते हैं ऐसे कि आपने मतलब अपना गुनाह कबूल किया ऐसे? वैसे तो वो जो होता है उनके एडवोकेट के थ्रू ही पूछ लेते होते हैं नॉर्मल कोर्ट्स में, उनके एडवोकेट ही वेल ट्रेंड होते हैं, अक्यूज्ड को तो बोलने का मौका ही नहीं देते। Yes, sir. लेकिन जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की वो ये कहती हैं कि देयर शुड बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द जज एंड अक्यूज्ड Yes, sir. एट द डेट ऑफ चार्ज हियरिंग। आपको वहां पे प्ली ऑफ गिल्ट लेनी है उससे, ये क्वेश्चन पुट करना है वेदर यू प्लीड गिल्टी टू द क्राइम क्वेश्चन मार्क, और फिर आपका जो भी आंसर होगा जज शुड रिकॉर्ड एज इट इज, उसको एज इट इज अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखना है। वाई? बिकॉज ये सारी चीजें आपका पार्ट ऑफ जजमेंट बनेंगी। ठीक है, इफ ही सेज यस आई प्लीड गिल्टी, तो सीआरपीसी ये कहता है कि आप उसी पर्टिकुलर टाइम पे इसको कन्विक्ट भी कर सकते हो, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। वाई? सीआरपीसी का सर कौन सा सेक्शन कहता है कि उसी टाइम से कन्विक्ट करना है? समरी ट्रायल का 262 कर सकते हो। यू कैन कन्विक्ट, मे लिखा है वर्ड, एक्चुअली देयर यूज दिस मे। मे मीन्स इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द जज। मे मीन्स मे और मे नॉट, यस। तो ही मे कन्विक्ट और मे नॉट कन्विक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये है कि आप कन्विक्ट नहीं करोगे। अब ये डीजीएस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्ली ऑफ गिल्ट एंड कन्फेशन। कन्फेशन में भी तो वो अपना गिल्ट एडमिट ही करता है Yes. कि हाँ मैंने क्राइम कमिट किया, और प्ली ऑफ गिल्ट में भी तो वो अपना मान ही रहा है कि हाँ मैंने क्राइम कमिट लेकिन किया। केस मतलब कॉम्प्रोमाइज में, जैसे कि मैंने भी ट्रायल में देखा है, कॉम्प्रोमाइज अगर पार्टीज का हो रहा है क्रिमिनल केस में तो उसे भी कन्फेशन माना जाता है। कन्फेशन इन अ क्रिमिनल केस उसका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यस सर। वो कंपाउंडिंग होती है जी, दैट इज कंपाउंडिंग, वो भी आगे मैं करवाऊंगा आपको। जैसे सर जज ने कोई भी ऐसे इम्प्रिजनमेंट नहीं की, इसने कंपनसेशन की है हाँ। 2000 या फिर 3000 या 5000 वो तो फिर allowed उसको भी मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि अब देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड दिस थ्योरी। यस प्रैक्टिकल में थोड़े वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, आप Yes. बोल सकते हो इनको कन्फेशन कर लिया, कन्फेस कर लिया, एक्चुअली वो कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग मीन सेटलमेंट। हाँ जी कन्फेशन इज अ डिफिकल्ट कंसेप्ट, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, यस वो एविडेंस का कंसेप्ट है। Yes. कन्फेशन हमेशा पुलिस के सामने होती है, यस सर, बट सो एडमिसिबल वो एडमिसिबल नहीं होती, आप उसके ऊपर एविडेंसेस दे ही नहीं सकते हो, नो यस क्योंकि एविडेंस एक्ट ही ऐसा बोलता है कि आप उसको प्रूव ही नहीं कर सकते। बट उसमें भी बहुत सारी एक्सेप्शंस आती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप वो भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जब आपने रिकवरी करवानी हो तो सेक्शन 27 में डिस्कवरी स्टेटमेंट हो, जैसे मान लो अक्यूज्ड कोई पर्सन है, उसने कन्फेशन दे दी पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन में जाके कि फॉर एग्जांपल मैंने, लेट सपोज कि ए अक्यूज्ड पर्सन है, उसने कहा कि आई हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ बी बाय वे ऑफ शूटिंग। तो जो गन थी मैंने गन से उसको शूट किया, और गन मैंने जाके उधर पीछे काली माता का मंदिर है, उसके पीछे एक पीपल का पेड़ है, और उसकी जड़ में मैंने दफना दी है। अब दिस होल स्टेटमेंट जो ये सारी अक्यूज ने दी है, दिस इज अ कन्फेशन, क्योंकि वो अपना गिल्ट एडमिट कर रहा है। लेकिन मैंने पीपल के पेड़ के पीछे उसकी जड़ में दफना दी है गन, दैट इज डिस्कवरी स्टेटमेंट, ये परमिसिबल, आप इसके ऊपर एविडेंस दे सकते हो। अगर उनको मिल गई तो मिल गई तो यस, ये जो पुलिस पार्टी है ये अक्यूज्ड को वहां पे लेके जाती है, फिर उसे पिन पॉइंट करवाती है कि ढूंढो, बताओ कहाँ पे है, हम कुछ नहीं करेंगे। एंड ऑल दीज थिंग्स आर वीडियोग्राफ, इसकी फोन में रिकॉर्डिंग भी होती है, फिर वो पिन पॉइंट करता है, वो कोर्ट में आके जो प्रोसिक्यूशन पीपी साहब है उसको प्रूव करते हैं, ये देखो ये डिस्कवरी पार्ट हम जो है ये प्रूव कर रहे हैं। नॉर्मली जो रेस्ट ऑफ द कन्फेशन है वो आप प्रूव नहीं कर सकते, जो उसने ओरली दिया वो नहीं। चाहे लिखत में भी दे दिया उसने कि मैंने ये क्राइम कमिट किया, आई हैव कॉज्ड द मर्डर ऑफ बी बाय शूटिंग, ये नहीं आप प्रूव कर सकते।
लेकिन आगे पूरी पढ़ो स्टेटमेंट उसकी कि मैंने गन से मारा और गन मैंने वहां जाके दफना दी पीपल के पेड़ की जड़ में, दिस ओनली पोर्शन, सिर्फ इतना ही पार्ट ये एडमिसिबल हो जाता है एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। क्योंकि मर्डर केस में या तो आप दो तरह के एविडेंस दे सकते हो, एक तो डायरेक्ट होता है, एक सर्कमस्टांशियल होता है। अब ये सर्कमस्टांशियल है। डायरेक्ट क्या होता है? विटनेस, स्टार विटनेस, जिसने देखा एक्चुअली में, लेट सपोज कि सी है, उसने एक्चुअली में देखा कि ए ने बी को मारा, तो ही स्टार विटनेस, वो डायरेक्ट एविडेंस है। अब दिस इज सर्कमस्टांशियल। जब डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना हो तब आप सर्कमस्टांसेस को प्रूव करते हो। इसी को हम क्या कहते हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स। दिस इज जस्ट वन रेलेवेंट फैक्ट। अब कमिंग बैक, प्ली ऑफ गिल्ट जो होती है, अगर अक्यूज्ड कहता है दैट आई डू नॉट प्लीड गिल्टी रादर आई क्लेम्स टू बी ट्राइड, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉपर ट्रायल चले, फिर क्या होगा? वही कंप्लेनेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, वो सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में आके, फिर उसके एविडेंस क्लोज होंगे, फिर अक्यूज्ड की दैट इज ड्रॉअर की टर्न आएगी, वो अपने एविडेंसेस देगा। अब बैंक्स कहते हैं ये तो फिर रेपिटेशन आप कर रहे हो यहां पे, रादर देन हमने क्या चीज अडॉप्ट की? रिवर्स ऑनर्स क्लोज की। तो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ आप किसको दो? अक्यूज्ड को दो। वो आके जो 139, 140 और 146 वाली प्रिजम्पशंस है उनको रिबट करे। वो कैसे रिबट करेगा? अपने एविडेंसेस देके। अब उसके लिए आई वांट कि आप 145 देखो, आपके पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बेयर है। चलो मैं रीड कर देता हूं इसे, अब ध्यान से सुनिए। वन 145 का सबसेक्शन 2 ये कहता है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड summon and examine any person giving evidence on affidavit as to the facts contained therein। अब यहाँ पे कोर्ट को डिस्क्रिशन जो है वो परमिट कर दी कि आप अक्यूज्ड की एप्लीकेशन के ऊपर जो भी वो एविडेंस लेके आना चाहता है अलॉन्ग विद दिस एफिडेविट, आप उनको कॉल करके उनको एग्जामिनेशन करो। तो यहां पे रिवर्स ऑनर्स क्लोज है, दिस इज ये वाली प्रोविजन 145 सबसेक्शन 2 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इट इज बेसिकली कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देगी अक्यूज्ड को कि आप अपनी एप्लीकेशन लेकर आओ और एप्लीकेशन में आप रिक्वेस्ट करो कोर्ट से कि आप कौन कौन से एविडेंसेस या विटनेसेस उनको बुलाना चाहते हो कोर्ट के अंदर, फिर हम उनकी एग्जामिनेशन करवा लेंगे। पर्पस क्या होगा? टू रिबट द 139, 140 एंड 146 वाली प्रिजम्पशंस। तो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स ऑनर्स क्लोज इज प्रोपाउंडेड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो अक्यूज्ड पर्सन है, आपको पता है 138 का ऑफेंस कैसे बनता है? हाउ इट इज फ्रेम्ड? क्या कैसे बनता है? प्लीज टेल मी। नहीं बैठ के, नो नीड टू स्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल नोटिस भेजा जाता है। हाँ, कब भेजा जाता है? सर जब डिसऑनर्ड हो गया। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप इज चेक शुड बी डिसऑनर्ड, ऐसे बताना है। चेक जब डिसऑनर होगा नंबर 1, उसके बाद बैंक आपको नोटिस भेजेगा। क्या? बैंक मेमो। आपने इंफॉर्मेशन रिसीव की बैंक से कि यस चेक आपका डिसऑनर हो गया, उसके बाद आपको 30 डेज का लीगल नोटिस भेजना है। किसको? ड्रॉअर को। यही होता है। पर्पस क्या है? वो 30 डेज में क्या लिखोगे आप वो नोटिस में? 30 दिनों के अंदर अंदर आपने जो भेजना है कि हम आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप अपनी पेमेंट जो है डिपॉजिट करवा दो। तो 30, 15, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक, दैट इज बैंक मेमो। वहां से 30 दिन स्टार्ट होंगे पे के बैंक मेमो से। जब आपको इंफॉर्मेशन पता लग गई, आपके पास आ गया वो बैंक मेमो, वहां से 30 डेज स्टार्ट होंगे। 30 डेज के अंदर अंदर आपने उसको एक नोटिस देना है ड्रॉअर को। क्या डिमांड करोगे आप कि हम 15 दिन का आपको टाइम दे रहे हैं, 15 डेज के अंदर आप अपनी जो पेमेंट है वो डिपॉजिट करवाओ। अगर वो नहीं करवाता, इफ ही फेल्स, देन यू कैन फाइल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138। तब आपका जो है बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ये ऐसे बनता है ऑफेंस। यानी कि ड्रॉअर को 15 डेज का टाइम देना कि वो पेमेंट
जी आफ्टर 30 डेज और जब मीमो आ गया है, हाँ, बैंक मेमो आ गया, उसके बाद आपके पास 30 दिन है कि आप उन 30 दिनों के अंदर एक नोटिस उसको भेजोगे डिमांडिंग योर पेमेंट, और उसको कितना टाइम दोगे? 15 डेज, कि आप 15 दिन के अंदर अपनी पेमेंट जो है वो डिपॉजिट करवाइए। ठीक है, रिवर्स ऑनर्स क्लोज आपको समझ आया? अब लेट सपोज जो अक्यूज्ड पर्सन है वो कोर्ट में जाके ये कहता है मेरे को जी लीगल नोटिस ही नहीं मिली, देन व्हाट? अब क्या सिचुएशन होगी? उसको मिला लीगल नोटिस नहीं मिला, कंप्लेनेंट ये कह सकता है कि हाँ मैंने तो लीगल नोटिस सर्व किया था। यस कह सकते हो, लीगल नोटिस के थ्रू दिखा सकता है कि मैंने ये डेट, कैसे प्रूव करेगा? रिसिप्ट भी दिखा सकता रिसिप्ट भी दिखा सकता है, और पोस्टमैन को बुला सकता है, बिल्कुल बुला सकता है। हाँ हाँ, विटनेस है उसका, उसने डिलीवरी की है तो ही इज़ अ विटनेस, उसको बुला सकता है वो। जब कंप्लेनेंट ने ये बात प्रूव कर दी कि हाँ मेरी साइड से सर्विस ऑफ नोटिस हो गई है, अब जाके रिवर्स ऑनर्स क्लोज जो है अक्यूज्ड के ऊपर लाई करेगा कि अब आप 139, 140 और 146 वाली प्रिजम्पशंस को रिबट करो, प्लस ये भी बताओ कि आपको लीगल नोटिस नहीं मिला, क्योंकि कंप्लेनेंट ने तो प्रूव कर दिया, पोस्टमैन की गवाही करवा दी कि जी मैंने सर्विस की थी। अब आपके ऊपर बर्डन लाई करता है अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर, आप बताओ आप कैसे कहते हो कि मेरे को नोटिस नहीं मिला? तो डायरेक्टली नहीं, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डायरेक्टली अक्यूज्ड के ऊपर नहीं हम रिवर्स ऑनर्स क्लोज डालेंगे, रादर पहले अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अक्यूज्ड पर्सन ये कहता है कि मेरे को लीगल नोटिस सर्व ही नहीं हुआ 30 डेज वाला, ड्रॉवर ये कह देता है कोर्ट में, अब कंप्लेनेंट को एक चीज और प्रूव करनी है, प्रिजम्पशन तो उसके फेवर में ही है, उसको ये प्रूव करना है कि हाँ मैंने सर्विस ऑफ नोटिस करवाई थी बाय कॉलिंग द पोस्टमैन। नाउ एक्चुअली द रिवर्स ऑनर्स क्लॉज इज शिफ्टेड अपॉन द अक्यूज्ड पर्सन। फॉलो करके अब अपने फेवर में वो 139 को तोड़ने के लिए, 140 को तोड़ने के लिए, 146 को डिस्प्रूव करने के लिए जितने मर्जी एविडेंस लेकर आए कोर्ट में। ठीक है, तो ऐसे होता है ये। तो प्ली ऑफ गिल्ट के बाद 145 सबसेक्शन 2 में जो अक्यूज्ड पर्सन है एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में, ठीक है, कि मैंने अपने फेवर में एविडेंसेस जो है कॉल करने हैं। क्योंकि अगर आप समझोगे ना 145 सबसेक्शन 2 वहां पे दोनों लिखे प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड, ये समवट आपको देखने को लगेगा 311 ऑफ द सीआरपीसी जैसा, कुछ कुछ इसकी वर्डिंग्स, राइट भूपिंदर सर? 311 सीआरपीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, अपने आप भी कर सकती है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अक्यूज्ड भी बुला सकती है। हुण मान लो प्रोसिक्यूशन पीपी साहब ने एप्लीकेशन दी कोर्ट ਨੂੰ 311 दी कि तुसी कॉल करो, मैं रिक्वेस्ट करदा कोर्ट ਨੂੰ, कोर्ट ने वो उसकी एप्लीकेशन अलाउ कर दी और विटनेस को बुला लिया। नाउ टेल मी वेदर दैट विटनेस विल बी कॉल्ड प्रोसिक्यूशन विटनेस और व्हाट, उसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि वो एप्लीकेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने दी है 311 की और कोर्ट ने उसको अलाउ करके विटनेस को बुला भी लिया, तो क्या हम उसको पीडब्ल्यू कहेंगे? प्रोसिक्यूशन ने बुलाया तो पीडब्ल्यू और अगर अक्यूज ने देती, दैट इज डिफेंस ने देती है, फिर उसको डीडब्ल्यू कहेंगे। मैं क्या 311 वाली एप्लीकेशन है, नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं। 311 च पीपी साहब भी एप्लीकेशन लगा सकते, किसी विटनेस को बुला ली, डिफेंस लॉयर भी बुला सकता, कोर्ट आप भी बुला सकती। इसको क्या बोलेंगे? प्रोसिक्यूशन विटनेस और डिफेंस विटनेस, और ही विल बी कॉल्ड व्हाट? जब कोर्ट खुद बुलाता है, स्पेशल विटनेस, ही इज कॉल्ड एज कोर्ट विटनेस, CW। ठीक है, इसको हम CW बोलते हैं, 311 में होता है, इट इज इन 311। तो समझ आया आपको पोस्ट समनिंग एंड रिवर्स ऑनर्स क्लोज का कंसेप्ट?
लिखें अब इसको थोड़ा सा, हमने लास्ट क्लास में भी डिक्टेशन नहीं की थी। हेडिंग डालो ट्रायल अंडर सेक्शन 138, ट्रायल अंडर सेक्शन 138, प्लीज स्टार्ट राइटिंग। द ट्रायल अंडर सेक्शन 138 is in two stages, is in two stages. Number 1 pre-summoning stage, number 2 post-summoning stage. लिखो a pre-summoning stage is a stage, a pre-summoning stage is a stage where the magistrate would be checking, where the magistrate would be checking whether the offense of 138 is made out or not, is checking whether the offense under section 138 is made out or not, or whether in the present case all the ingredients of 138 are complete or not. Are complete or not. Full stop. This is done by checking the, this is done by checking the complaint, this is done by checking the complaint to get a storyline along with the, to get a storyline along with the scrutiny of documents, along with the scrutiny of documents full stop. Here the judge would be checking the, here the judge would be checking the, check its date, comma the bank memo, comma Check its date. checking the check, comma its date, comma the bank memo, comma the notice and the service thereof, and the service thereof, full stop. As far as the non-payment is concerned, as far as the non-payment is concerned, the complainant's affidavit is taken into consideration. Concern the Complainant's affidavit is taken into consideration. तो आपको बताया था कंप्लेंट के साथ एक एफिडेविट भी लगती है ना, हाँ एविडेंस वाली, उसके ऊपर एग्जिबिट भी लगता है, फुल स्टॉप. देयर आफ्टर इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, देयर आफ्टर इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, then he would issue the summons to the accused, then he would issue summons to the accused, and thereafter is the stage of, and thereafter is the stage of post summoning, post summoning, para change. In the post summoning stage, the accused would first go for a bail, the accused would first go for a bail, comma it being an offense with, it being an offense with 2 years imprisonment, it being an offense with 2 years imprisonment, full stop. But it is bailable and non-cognizable, but it is bailable and non-cognizable. ये non-cognizable का मतलब क्या होता है? without the warrant of police, it is arrested. Non-cognizable. बताओ भूपिंदर सर. अरेस्ट करना नहीं सर, पर हम मजिस्ट्रेट को टिश्यू करना. पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट. और क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकती है?
वो भी नहीं कर सकते। तो ये दो करेक्टरिस्टिक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के, ठीक है। 155 सबसेक्शन 2 च गिवन है CRPC दे, ठीक है, फुल स्टॉप। देयर आफ्टर द नोटिस वॉज बीइंग फ्रेम्ड, देयर आफ्टर द नोटिस वॉज बीइंग फ्रेम्ड, full stop. Here the notice means, here the notice means the knowledge given to the accused, the knowledge given to the accused as regards the offense, as regards the offense, full stop. The nature of notice is like a charge, the nature of notice is like a charge under BNSS ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ CRPC ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? CRPC ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਾਰਮਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ठीक है, full stop. But since this procedure is of a summary nature, but since this procedure is of a summary nature, there is no need to frame a formal charge, there is no need to frame a formal charge, full stop. But from here there used to be the repetition of evidences, there used to be the repetition of evidences, as there was no cross examination, as there was no cross examination, full stop. This repetition consumed much time, this repetition consumed much time, and the trial took many years, and the trial took many years, full stop. Thereafter the banks moved to Supreme Court, thereafter the banks moved to Supreme Court for issuance of guidelines, for issuance of guidelines in the case of Indian Banks Association versus Union of India 2014 Supreme Court, Indian Banks Association versus Union of India 2014 Supreme Court, in which Supreme Court laid the following guidelines, in which Supreme Court laid the following guidelines. Number 1, the magistrate after receiving the complaint, the magistrate after receiving the complaint would scrutinize the complaint along with the documents, would scrutinize the complaint along with the documents, comma, take cognizance and issue summons, and issue summons. Number 2, summons should be properly addressed, summons should be properly addressed, comma, sent by post or email, and even the help of police can be taken, post or email and even the help of police can be taken. Number 3, the summons must indicate that the case is compoundable, the case is compoundable. Fourth,
The accused shall file bail bond. The accused shall file bail bond, comma, take notice, ब्रैकेट च लिखना चार्ज, नोटिस के नाल चार्ज, and should file an application under section and should file an application under section 145 subsection 2 by pleading his prospective defense. By pleading his prospective defense. ਇਹਦੇ ਚ ਨੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 345 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਊਗਾ 145 ਦੇ ਵਿੱਚ, 145 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾ। 139 140 ਐਂਡ 146 ਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਰਡਨ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, डिफेंस से आएगा। वो 142 सबसेक्शन 2 ਦੀ एप्लीकेशन लगा के अपने एविडेंस बुला सकता है, और जदों बुलाऊगा उसी टाइम वो क्रॉस भी करेगा। ठीक है, नैचुरली नाल ही अपने डिफेंस एविडेंस देगा कि मैं किवें रिबट करता 139 140 एंड 146 की प्रिजम्पशंस। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ अगर उन्हें कोई विटनेस बुलाना है वो बुला लवे। वही मैं एग्जाम्पल दे रहा सी कि मान लो वो कहता कि ठीक है एडमिटेड कि ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 139 140 ਐਂਡ 146 ਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 30 ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਰੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ? ਬਾਈ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਪੋਸਟਮੈਨ, ਰਿਸਿਪਟਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर लेकिन एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती तो फिर डायरेक्टली बर्डन जो है अक्यूज से लाई करे। कई बार सर कोई पोस्ट कर देने हैं तो किस कोई रिपोर्ट होके वापस आ जाए, वो भी अगे करवाना है। एक एडी कार्ड होता है, पता है, समझते हो? RPAD रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। एडी की होता है? वो डिलीवरी का ही सबूत होना है, डिलीवरी होती है पर वो चिट्ठी जाने के बाद ਉਹ ਜੋ ਐਨਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏਡੀ ਕਾਰਡ। ਉਹ ਪੋਸਟਮੈਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਏਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਐਨਵੈਲਪ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਸੈਂਡਰ ਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਾਟ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਏਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮਾਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਸਰਵਿਸ, ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ। ये करेक्ट एड्रेस आ जाए, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, वो आ जाए भी लॉग प्रीवियस लॉग। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੇਕਿਨ ਐਡਰੈਸਡ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਨ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। नो सच पर्सन एट दिस एड्रेस, ये भी आती है। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਂਗੇ? ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਨਾਟ? प्रॉपर ही है सर। इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर सर्विस, लेकिन CPC च नहीं गिवन, एक इच गिवन है सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट च। ठीक है, वो मैं अगे करवाना थोड़ा जिहा, लेकिन फिलहाल तुसीं हले इन्ना समझो फॉर द टाइम बीइंग कि 145 सबसेक्शन 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਡਨ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्रोस्पेक्टिव डिफेंस, प्रोस्पेक्टिव डिफेंस, यस, अक्यूज का डिफेंस ही देगा। नंबर 5, द कोर्ट आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट्स, the court after hearing arguments may allow the application, may allow the application and an evidence or witness, and an evidence or witness from the pre-summoning stage can be recalled, Witness. from the pre-summoning stage can be recalled and cross-examined. Can be recalled and cross-examined. Full stop. In this case, Supreme Court relied on
In this case, Supreme Court relied on Rangappa versus Mohan, 2010 Supreme Court. Rangappa versus Mohan, 2010 Supreme Court, wherein it was held that Section 139 is a presumption in the favor of complainant. 139 is a presumption in the favor of complainant and should be used in his favor. And should be used in his favor, full stop. No doubt it is rebuttable. No doubt it is rebuttable. But the complainant should not be asked. No doubt it is rebuttable, but the complainant should not be asked again to bring his evidences. And first the accused should rebut. Accused should rebut. हाइफन पाके लिखना. This procedure would be called as reverse onus clause. This procedure would be called as reverse onus clause. Full stop. ठीक है, समझ आया? प्री समनिंग एंड पोस्ट समनिंग बेटा आपको? अभी तो हम पीक में हैं, अभी मैं भी आपको थोड़ा सा वो लगे फ्लक्चुएटिंग कि ऊपर से जा रहा है, बट ऐसा है नहीं. ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ. 138 के केसेस में कंपाउंडिंग होती है, किसके पास होती है? कोर्ट ऑफ सैशन च हो जाती है, हाई कोर्ट च हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट च भी हो जाती है. ठीक है, ये यूनिकनेस है 138 की. ठीक है, इट इज़ इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट. ट्रायल कितने चलेगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं सारा. फिर कोर्ट ऑफ सेशन में, अपील में, हाई कोर्ट में भी हो सकती है कंपाउंडिंग, सुप्रीम कोर्ट में भी कंपाउंडिंग हो सकती है. अब होता क्या था, व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि 138 के जो भी मैटर्स हैं, अब वो चलने तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास है. जब इसकी केस की फाइलिंग होती थी तो पार्टीज फर्स्ट फ्यू डेट्स में ट्रायल के कंपाउंडिंग नहीं करवाती थी, रादर 3-4 ईयर्स लगा देती थी. दे यूज टू पास दैट टाइम गैप ऑफ 3 to 4 ईयर, और लास्ट में जब डिसीजन आने वाला होता था केस का, तब वो कंपाउंडिंग कर लेती होती थी. इससे क्या हुआ, जब लास्ट में आपने कंपाउंडिंग करनी ही थी तो फिर आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं की? आपने क्यों 3-4 साल का टाइम जो है वो वेस्ट किया, कोर्ट का भी? तो कंसेप्ट ऑफ द कंपाउंडिंग वाज फ्रस्ट्रेटेड, जिस वजह से ये प्रोविजन रखी गई थी. दैट इज सेक्शन 147 आई एम डिस्कसिंग. अब ये बात खाली मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही नहीं होती थी, अपील में भी ऐसा हो जाता था. मान लो मैजिस्ट्रेट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, ड्रॉअर को, ही इज अग्रीव्ड, ही विल गो इन अपील. अपील में कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा. वहाँ पे भी क्या होता था, ये काफ़ी टाइम निकाल देता था. लेकिन जब इसको लगता था कि हाँ जो जज साहब है वो इसकी अपील अलाउ नहीं करेंगे, और इसको ऐसी एप्रीहेंशन हो जाती थी कि हाँ मेरे अगेंस्ट ही डिसीजन आ जाएगा, मेरी कन्विक्शन यहाँ पे भी अप्रूव कर दी जाएगी, तब ये कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाता था और अल्टीमेटली कंपाउंडिंग हो जाती थी. तो कोर्ट ऑफ सेशन में भी ऐसा प्रोसीजर होने लग गया था, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी होता था. सिमिलरली ये प्रोसेस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी होने लग गया. तो कीपिंग दिस थिंग इन व्यू, ऑनरेबल जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन उस टाइम के ऊपर थे. उन्होंने केस में इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेके गाइडलाइंस देने की कोशिश की कि जिस पर्पस से, जिस ऑब्जेक्टिव से हमने कंपाउंडिंग की प्रोविजन रखी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वो पर्पस तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है. पार्टीज जान के दूसरा जो पेई है उसको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसको तंग कर रही हैं, जस्ट टू हरास हिम. तो उन्होंने ये गाइडलाइंस रखी बेसिकली कि अगर तो मान लो ट्रायल आप मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में करवा रहे हो, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगा. फर्स्ट फ्यू डेट्स में अगर आप कंपाउंडिंग करवाते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मान लो ट्रायल निकल गया, काफ़ी टाइम हो गया और अभी बस लास्ट स्टेजेस पे है ट्रायल, अपना आर्गूमेंट्स होते हैं लास्ट पे और उसके बाद कन्विक्शन या फिर एक्विटल हो जाता है, जजमेंट आ जाती है। अब आप उस स्टेज के ऊपर अगर कंपाउंडिंग करवा रहे हो तो देन यू विल हैव टू पे द 10% ऑफ कॉस्ट। ये 10% किसका? जो चेक अमाउंट है उसका, ठीक है। मान लो 50,000 का आपका चेक अमाउंट है तो इसका 10% कितना बना? 5,000। 5,000 आपको एज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जब आप मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में लास्ट स्टेजेस के ऊपर कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करवाते हो। कोर्ट को देनी पड़ेगी। ये कोर्ट को देनी पड़ेगी एज अ डेटरेंस, एज अ पनिशमेंट। ये सब पे को देनी पड़ेगी ना? पे को, ड्रॉअर को देनी पड़ेगी, पे को। अक्यूज्ड जड़ा है वही तो लगाएगा कंपाउंडिंग दी एप्लीकेशन, तो वो पे को देगा कंप्लेनेंट को। कितना? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ चेक अमाउंट। अब इन तरह के कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? इफ यू हैव लिटिल बिट रेड अबाउट सीपीसी तो आपको थोड़ा सा पता होगा, अगर आपने कॉस्ट पढ़ा सीपीसी में, ये क्वेश्चन भी आता होता है पेपर में। These are compensatory cost. No, they are not compensatory cost. They are exemplary cost. Exemplary का मतलब होता है to set an example. आप ऐसी गलती दोबारा मत करो, तो हम आपके ऊपर एज अ पनिशमेंट इम्पोज कर रहे हैं कॉस्ट को। अगर आप कंपाउंडिंग कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में करवाते हो तो आपको 15% ऑफ द चेक अमाउंट एज कॉस्ट देनी पड़ेगी। दिस इज द सेकंड गाइडलाइन विच हैज बीन इशूड बाय केजी बालाकृष्णन। और इफ यू डू द कंपाउंडिंग एट द सुप्रीम कोर्ट देन यू विल हैव टू पे 20% ऑफ द चेक अमाउंट एज कॉस्ट। और पर्पस क्या था ये कॉस्ट इंपोज करने का? डेटरेंस। पर्पस क्या था? डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब है क्या होता है? डेटरेंस का मतलब थ्रेट, कि आप आगे से ऐसी गलती मत करो। अब कंपाउंडिंग जो है वो अक्यूज्ड करता है कंप्लेनेंट के साथ, बट व्हाट हैपन्स अगर अक्यूज्ड रेडी है कंपाउंड करने के लिए लेकिन कंप्लेनेंट नहीं है, तो क्या होगा? इज इट कंपाउंडिंग अलाउड? कैसे केसेस में कंपाउंडिंग आप करवा सकते हो? अच्छा, वो कितना? लेकिन यही आंसर लिखना है, जनरल रूल इज नो। ठीक है, जनरल रूल इज नो, आप नहीं करवा सकते। बट इफ कंप्लेनेंट इज नॉट रेडी टू कंपाउंड द ऑफेंस, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक और व्यू है कि अगर अक्यूज रेडी है कंपाउंडिंग करवाने के लिए तो ही विल हैव टू पे द नंबर 1 इट इज अ चेक अमाउंट, अक्यूज को पे करनी पड़ेगी। नंबर 2 उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड नंबर 3 उसको कॉस्ट देने पड़ेगी। कहां पे देने पड़ेंगे? इट शुड बी डिपॉजिटेड इन द कोर्ट। ये उसको कोर्ट में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब? मैजिस्ट्रेट विल इन्वोक हिज पावर्स अंडर सेक्शन 258 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे मैजिस्ट्रेट के पास पावर है टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स। इस पर्टिकुलर प्रोविजन में मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है। अब हम यहां पे सीआरपीसी क्यों यूज कर रहे हैं? जेड़ा प्रोसेस है वो तो क्रिमिनल वाला ही है ना। अब है सारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिविल नेचर का, लेकिन प्रोसीजर जो हमने अडॉप्ट किया दैट इज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का। पर्पस का सुप्रीम कोर्ट ये बताती है, ये तब की बात कर रहा हूं, ये वाली सिचुएशन तब होगी जब अक्यूज्ड इज रेडी टू डू द कंपाउंडिंग एंड ही इज रेडी टू पे द चेक अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट एंड द कॉस्ट। बट इफ कंप्लेनेंट इज नॉट रेडी तो क्या करेगा कोर्ट? ये तीनों चीजें कोर्ट में डिपॉजिट करवा के, और जो कोर्ट है मैजिस्ट्रेट अपनी 258 सीआरपीसी की पावर को इन्वोक करके प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर देगी। ठीक है, पर्पस सेशन जे भी हो सकती है।
पर उच्च फिर 258 नहीं होंदा, फिर वो कितने कर दिए 237 जी। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन। पर्पस क्या है इसका? पर्पस आप खुद सोचो, बताओ मेरे को। लिटिगेशन से मल्टीप्लिसिटी ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਮਾਉਂਟ। बिल्कुल, रिकवरी हो जाए पर्पस है जो एक्ट का। ठीक है, पनिशमेंट प्रोवाइड करना नहीं है पर्पस NIA एक्ट का। ईवन तो हाँ 138 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲੇ। तो दैट इज अ सिविल पर्पस, क्रिमिनल पर्पस इसका नहीं है। हमने डेटरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, डेटरेंस आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो ना, चेक अमाउंट या इंटरेस्ट या कॉस्ट दे के। सर जैसे एक्यूज ने मतलब इंटरेस्ट अमाउंट भी दे दी, कॉस्ट भी दे दी, चेक अमाउंट सब कुछ दे दिया, फिर भी रेडी नहीं है अगर पे लेने के लिए, तो फिर पे रेडी नहीं है, स्टिल नो प्रॉब्लम। वो पनिशमेंट के लिए है कि उसको पनिशमेंट ही हो, इम्प्रिजनमेंट ही हो। अच्छा, फिर ऐसी कोई चीज़ वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है कि हाँ मेरे को वो करवा दो, पनिशमेंट ही चाहिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस अमाउंट। ऐसे भी कर सकता है वो, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट हाँ दैट इज अ वेरी वेरी रेयर केस एंड एक्सेप्शनल केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये ओपिनियन है कि हमने तो 258 में जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टॉप ही कर देनी। अब आप ले नहीं रहे हो, दैट इज योर प्रॉब्लम, बट हम अक्यूज के ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं चलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर जो कंप्लेनेंट है दैट वाज आल्सो हेल्ड इन वन पर्टिकुलर जजमेंट, अगर कंप्लेनेंट है वो ये प्रूव कर देता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरा जो पर्पस है वो चेक अमाउंट इंटरेस्ट और कॉस्ट से कंप्लीट ही नहीं हो रहा, आई वांट ओनली कि मैं इसको पनिशमेंट ही हो, तब वो उसको पनिशमेंट के लिए आगे प्रोसीडिंग्स करवा सकता है इनिशिएट। बट दैट विल बी इन अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल केस। वाई? अगेन द पॉलिसी एंड द पर्पस कम्स। पॉलिसी क्या है कि आपको आपकी चेक अमाउंट मिलनी चाहिए, वो आपको मिल गई, इंटरेस्ट भी मिल गया, कॉस्ट भी मिल गई, नाउ यू शुड बी हैप्पी। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वेस्ट योर टाइम देन नो वरीज, यू हैव प्रोविजन विद यू, आपके पास राइट है, आप उसको प्रोसिक्यूट करवा सकते हो। बट जब आपका पर्पस ही अचीव हो गया तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसी प्रोसीडिंग्स को आगे इनिशिएट फर्दर वैसे ही नहीं करेगा, सुओ मोटो खुद ही नहीं करेगा वो, क्योंकि अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ द 138 NIA इज सिविल नेचर। और सिविल में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट देखना है पार्टीज का, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस नहीं देखना होता। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना होता है आपको क्रिमिनल में, कि हाँ अक्यूज्ड को पनिश करवा के आपको क्या कोई फायदा हो रहा है? नो फायदा, नो बेनिफिट, आपको आपकी अमाउंट तक मतलब है, वो आपको मिल गई, ऐसे होता है। मतलब 258 के बाद प्रोसीडिंग्स स्टॉप हो जाती है, स्टॉप हो जाती है अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अगर हमें पनिशमेंट करवानी हो तो हम एप्लीकेशन उसी कोर्ट में डाल सकते हैं। उसी कोर्ट में डालोगे, आपके पास राइट है, एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन डू इट, बट कोर्ट नॉर्मली ऐसी एप्लीकेशंस को अलाउ नहीं करता। यस, आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाती है। सर एक तो ये ਹੁੰਦਾ है कि जो मैजिस्ट्रेट पनिशमेंट करता है वो अमाउंट भी कुछ डबल कर देते हैं, या जे ज़्यादा चेक है तो बैठ के भी लाख रुपया तो पनिशमेंट है ना, यदि वो फाइन देना होगा वो। वो फाइन कंसिडर होएगा। अब देखो डबल दी अमाउंट तक भी वो हाँ। पनिशमेंट कर सकते हैं जी, डबल ऑफ द चेक अमाउंट, मान लो 50,000। कंपाउंडिंग करेगा, हाँ, वो पनिशमेंट के सामना करेगा कि चेक अमाउंट चेक अमाउंट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਫਾਈਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਨਿਸ਼मेंट। ठीक है, दैट इज नॉट अ सेटलमेंट अमाउंट, फाइन। फिर ऐसे फाइन भी जुड़ जाएगा। नहीं, फाइन क्यों जुड़ना है? कंपाउंडिंग मीन्स की होता है कंपाउंडिंग का हो गया ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਗੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵਿਲ ਬੀ ਡੀਮਡ ਕਿ ਉਹ ਕੁਇਟ ਹੋ ਗਿਆ। पर ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਫਾइन ਤਾਂ नहीं होने जाएगा। नहीं फाइन नहीं आएगा। यस, हाँ, फिर यही चेक अमाउंट, इंटरेस्ट और कॉस्ट, अगर मान लो कंप्लेनेंट नहीं भी मानता है इंटरेस्ट वही जगह सीपीसी तो हाँ 6% वाला होगा। सर एप्लीकेशन लगाने में कोई सेक्शन होगा? यही सेक्शंस में आप लगाते हो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 138, 145, 147, ऐसे इन्हीं में आप लगाते हो एप्लीकेशन। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट कंपाउंडिंग। एक बारी 147 निकालो सेक्शन NIA एक्ट का।
और ये जो जस्टिस के एस बालाकृष्णन ने जिस जजमेंट में ये गाइडलाइंस ले की थी, ये कितनी 10% कॉस्ट, 15% कॉस्ट और 20% कॉस्ट वाली, वो एक जजमेंट का नाम लिख लो प्लीज़। जज का नेम के एस बालाकृष्णन, he was from South India. Damodar S. Prabhu versus Syed Babalal H. 2010 Supreme Court. और एक ये भी केस का नाम लिख लो जिसमें ये कहा था कि 258 के अंडर जो प्रोसीडिंग्स है वो आपकी स्टॉप हो सकती हैं। दैट इज अनदर केस इन विच सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्टम दिया था, मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेस कंचन मेहता। मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेस कंचन मेहता। टू 2018 सुप्रीम कोर्ट। फिर इसमें क्या हुआ था? 258 में आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टॉप करवाई जा सकती हैं अगर जो अक्यूज्ड है, इफ ही डिपॉजिट द चेक अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, देन द मैजिस्ट्रेट कैन इन्वोक एंड क्लोज द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 258 CRPC। और जो 258 है ना, उसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये अवेलेबल उस केस में होता है जब आपका केस अदरवाइज देन कंप्लेंट इंस्टीट्यूट हुआ हो। मतलब उस केस के होते यहाँ पे FIR हुई हो, यहाँ मैजिस्ट्रेट साहब ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिखता हो, अपने आप भी कोर्ट ले सकती है कॉग्निजेंस, FIR पे भी केस स्टार्ट हो सकता है, कंप्लेंट ते नहीं हो सकता 258 एक है। कंप्लेंट तो अलावा अगर केस किसी भी मोड के नाल स्टार्ट हो रहा है, बीट FIR और बीट सुओ मोटो, तब 258 में आप प्रोसीडिंग्स क्लोज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 258 की यहाँ पे भी एप्लीकेबिलिटी है 138 केसेस में। क्यों? 138 दी हमेशा कंप्लेंट होती है 200 ਦੇ ਵਿੱਚ, और 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कंप्लेंट फाइल होगी तो 258 ऑटोमेटिकली वहाँ पे इन्वोक ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये कहता है कि कंप्लेंट पे तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये तो FIR केस में और सुओ मोटो केस में एप्लीकेबल होगा। बट सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज़ अवेलेबल हेयर ऑल्सो, इवन दो कंप्लेंट केस है 138 पे कंप्लेंट होती है, तो स्टिल यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कंपाउंडिंग अगर होगी है तो 258 में प्रोसीडिंग्स क्लोज कर सकता है। राइट, चलो अभी तो हम लास्ट लैप्स में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। कल आपको वो करवाऊंगा मैं, पोस्ट डेटेड चेक का कंसेप्ट। एक और चीज देख लो छोटी सी, ग्राउंड्स ऑफ डिसऑनर। प्लीज टेक आउट सेक्शन 138। देखते हैं, वो आपको उसमें आ जाएगा ग्रुप में। देखो एक तो यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है, आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। देयर इज यानी कि मतलब इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड। मिल गया बिंदु सर? अकाउंट लिखे, बैंक नहीं लिखा। अब एक अकाउंट, एक बैंक में आपके 3-4 अकाउंट भी हो सकते हैं। मान लो SBI आपका बैंक है, उसमें 3-4 अकाउंट भी हो गए, लेकिन आपने चेक जिस अकाउंट से बैंक को डायरेक्शन दी कि हाँ इस अकाउंट में से मेरे पैसे काटो, उसमें इनसफिशिएंट फंड्स थे। फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर 2 में से, तो उसमें इनसफिशिएंट फंड्स था। अकाउंट नंबर 1, 3 एंड 4 में हो सकता है ज़्यादा अमाउंट हो, जो आपने चेक में लिखी है उससे ज़्यादा अमाउंट हो। चेक आपने दिया 50,000 का और 1, 3, 4 में आपकी 2 लाख अमाउंट है, लेकिन जो आपने डायरेक्शन दिया बैंक को कि अकाउंट नंबर 2 में से काटो, इसकी अमाउंट डिडक्ट करके और पे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो वो लेट सपोज कि 10,000 थी, दैट इज इनसफिशिएंट। तो यहाँ बैंक नहीं बात कर रहे, अकाउंट की बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ग्राउंड इज इनसफिशिएंस ऑफ मनी इन योर अकाउंट, दैट पर्टिकुलर अकाउंट आपका होना चाहिए। वो 3-4 अकाउंट जो खुले हैं एक बैंक में, उनको इंक्लूडेड नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलर अकाउंट भी इंक्लूड कर सकते
to mention it. जी, क्योंकि जो चेक होता है ना वो एक पर्टिकुलर अकाउंट के अगेंस्ट इशू होता है ना। फॉर एग्जांपल अकाउंट में आपकी मनी थी 10,000 की, बट आपने चेक इशू कर दिया कितने का 25,000 का, लेट सपोज, तो ये तो नेचुरली डिसऑनर ही करेगा ना, इट विल बी डिसऑनर्ड बिकॉज मनी इज ओनली 10,000 रुपीज। तो इट इज द फर्स्ट ग्राउंड, दैट इज इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। दूसरा देखो क्या ग्राउंड है, यहां तक समझ आया? और that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by the agreement made with that bank। अब ये क्या है, चेक कैसा होता है, कभी कभार यहां पे छोटा सा लिखा होता है ना लिमिट, देखा ऐसा कोई चेक? लेट सपोज कि इस चेक की लिमिट थी 10 लाख रुपए की, तो मतलब आपने जो बैंक को डायरेक्शन दी है, इस चेक में क्योंकि लिखा हुआ है कि आपकी लिमिट आप कितने तक की दे सकते हो, 10 लाख तक की अमाउंट की, लेकिन आपने पे में 25 लाख लिख दिया, तो एग्रीमेंट हुआ था आपका बैंक के साथ कितना, 10 लाख रुपए ही डिडक्ट होंगे, बट यू हैव मेड द चेक ऑफ 25 lakhs, तो इट हैज एक्सीडेड द लिमिट विच वॉज सेट अप, द एग्रीमेंट जो हुआ है बैंक के साथ, तो दिस इज अनदर ग्राउंड ऑफ डिसऑनर। इररिस्पेक्टिव, अगर मान लो आपके अकाउंट में 50 लाख भी क्यों ना पड़ा हो, 50 lakhs भी क्यों ना पड़ा हो बेशक आपके बैंक अकाउंट में, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आपने जो चेक इशू किया पेई के नाम पे, यहां पे ड्रॉअर के साइन होते हैं, लेकिन उस चेक की लिमिट कितनी थी, 10 लाख रुपए। अब इररिस्पेक्टिव कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं, लेकिन आपका बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है सिर्फ 10 लाख रुपीज ही डिडक्ट करने का, और आपने इशू कितने का कर दिया चेक, 25 लाख का, तो यहां पे भी आपका चेक डिसऑनर हो जाए। दिस इज द सेकेंड ग्राउंड। ठीक है, आपके बैंक के साथ अरेंजमेंट कितने का था, 10 लाख का, अब बेशक आपके अकाउंट में 50 लाख के क्यों ना पड़े हो, लेकिन आपने चेक कितने का दे दिया, 25 लाख का, इट विल गेट डिसऑनर्ड, क्योंकि आपकी लिमिट कितनी थी, अरेंजमेंट कितना था बैंक के साथ, ओनली 10 लाख रुपीज। तो द अमाउंट विच यू हैव रिटन इन योर चेक दैट एक्सीडेड द अरेंजमेंट विद द बैंक, अरेंजमेंट विद द बैंक वाज 10 लाख एंड द अमाउंट दैट इज द 25 लाख रुपीज हैज एक्सीडेड योर अरेंजमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए थे, या इस अमाउंट से ज्यादा की अमाउंट थी। फॉलो करके दिस इज द सेकेंड ग्राउंड। देयर इज वन मोर ग्राउंड, व्हाट इफ अगर मान लो अकाउंट क्लोज्ड है, तब आपने चेक इशू कर दिया, विल 138 बी मेड आउट और नॉट, क्या 138 का ऑफेंस बनेगा? जब अकाउंट ही क्लोज हो, अकाउंट क्लोज है, डोरमेंट डोरमेंट मान लो, यस, 138 नहीं बनती। नहीं डोरमेंट नहीं, डोरमेंट का क्लोज नहीं होएगा, और होती है वो चीज़। डोरमेंट मतलब आप उसको ज़्यादा रेगुलरली ऑपरेट नहीं करते हो, हाँ, एक्टिव नहीं हो। तो सर बनेगी वैसे, बननी चाहिए कि नहीं? बननी चाहिए, क्योंकि उसको तो पता है कि वो वाला अकाउंट क्लोज है, उसी का चेक इशू करना होगा। यस, आंसर इज बनेगी। ये केस में हेल्ड हुआ था। अब 138 में तो 2 ग्राउंड ही हैं, लेकिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में हमारे पास और भी ग्राउंड्स हैं। ठीक है, ये केस का नाम लिख लो, NEPC माइकॉन वर्सेस मैग्मा लीजिंग, 1999 सुप्रीम कोर्ट। अक्यूज्ड अगर चाहता, ठीक है, मान लिया ड्रॉअर ने क्लोज्ड अकाउंट का चेक इशू कर दिया, वो चाहता तो 15 दिन जो उसको टाइम लिमिट मिली थी तब डिपॉजिट करवा सकता था मनी पेई को, उसने तब भी नहीं करवाई, तो 138 विल बी मेड आउट। दिस वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, NEPC माइकॉन वर्सेस मैग्मा लीजिंग। इफ द अक्यूज्ड वांटेड टू पे, he would have paid when he was served 15 days notice, right? सिग्नेचर मिसमैच हो गए,
बताओ 138 बनेगा? ये भी लिख लो फोर्थ ग्राउंड. Still 138 will be made out in the case of signature mismatched. ये भी एक केस में हेल्ड हुआ था, लक्ष्मी डाइचम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2012 सुप्रीम कोर्ट. 138 इज मेड आउट. तो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट आपकी लास्ट ही क्लास होगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की. उसमें हम एक रीडिपॉजिट का कंसेप्ट करेंगे और पोस्ट डेटेड चेक का कंसेप्ट करेंगे, पीडीसी. एक सौ मैच्योरिटी वाला करना है। हाँ, वो भी करवाना है. स्टेट ऑफ गुजरात यस, पीडीसी की है। पोस्ट डेटेड चेक. एक क्वेश्चन लिखना क्विकली. A took a loan from bank. A took a loan from bank. B was surety. B was surety. Full stop. B gives check on failure of A to pay. B gives check on failure of A to pay. Full stop. Is 138 made out? Is 138 made out? क्वेश्चन मार्क. ये होमवर्क है, ये कल मेरे को आंसर बताना है इसका. ठीक है. सो नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, ऑल द बेस्ट. Resilience Law Academy.